सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वहीद। मैं हूं अबू सर मौसम और मैं हूं महविश निसार। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी की बेटी डॉक्टर अरीबा के बेनजीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी के दूसरे शोबे में तबादले के हवाले से मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गई है। ऑडियो में वजीर कानून पंजाब राजा बशारत तबादले के लिए MS डॉक्टर तारिक नियाजी पर दबाव डाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर आने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत MS बेनजीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी डॉक्टर तारिक नियाजी को टेलीफोन करके लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की बेटी डॉक्टर अरीबा को इमरजेंसी डिपार्टमेंट से वापस स्किन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने की हिदायत देते हैं। गुफ्तगू में डॉक्टर तारिक ये भी मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि चाहे उनका तबादला कर दिया जाए, डॉक्टर अरीबा का ट्रांसफर वो नहीं करेंगे, जिस पर बरहमी का इजहार भी किया राजा बिशारत ने। MS के इस मौके पर राजा बिशारत गुस्से में आ गए और धमकी दी कि अगले दिन MS इस अस्पताल में नहीं होंगे। मैंने इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कहा कि आपके स्किन में इनमें 30 लोग हैं, अब 20 लोग जो हैं वो PG हैं। PG वो हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको तो हम निकाल नहीं सकते। तो मैंने कहा इनमें से आपकी मुझे 3 नाम दे दें ताकि मैं इमरजेंसी में डॉक्टर करें, जब वो डॉक्टर आ जाएंगे इनको वापस भेज दूंगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने सर 3 नाम मुझे। ठीक है, आपने अपना जो इंटरनल अरेंजमेंट है उसके मुताबिक एग्जैक्टली आपने जी। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि ये मतलब इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम नहीं चाहते कि मतलब हमारे दौर में जी विक्टिमाइजेशन पॉलिटिकल इस किस्म का इम्प्रेशन जाए कि हम बच्चों के साथ ऐसे, और वैसे मेरे बच्चों की तरह है, मतलब अभी उन्हीं का बच्चे हमारे भाई पॉलिटिकल एक जो इख्तिलाफ होता है वो अपनी जगह पे, लेकिन बच्चे सबके एक है, ये मेरे अपने बच्चों की तरह है। बिल्कुल ठीक है, वहीं पे स्किन में भेज दें। बिल्कुल ठीक है, इसको स्किन में भेज दें ताकि मैं फिर सर मैं स्किन में इसको इसलिए नहीं भेज सकता सर कि पहली तो बात ये है कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप सारे लोग। अच्छा, आप छोड़े ना, बहस में करें ना मेरे साथ, क्यों नहीं भेज सकते आप इसको स्किन में? सर मैं जी मैं नहीं सर भेज सकूंगा, आई एम सॉरी, इसलिए कि मैं बाकी बच्चों का क्या कसूर है, वो कल सारी कहेंगे कि हमें स्किन में भेज दे। फिर कल आप भी यहाँ इस हॉस्पिटल में नहीं होंगे, आप भी सर मुझे मैं बिल्कुल सर मैं जब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी, मैं जब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे ये बताएं क्यों नहीं कर सकते जी सर, मैं बाकी बच्चियों को क्यों ना भेजूं? तो बाकी बच्चियां हैं ना, बाकी बच्चियां इधर है, ये कोई तरीका है? ये मतलब आप एक हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं और एक बंदा आपको कह रहा है कि एक बच्ची को एक जगह से दूसरी जगह मैंने रिक्वेस्ट किया है आप होली फैमिली में ले जाएं, कहीं पे ले जाएं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ये मैंने देखना है। स्किन डिपार्टमेंट में जाएगी सर, ये मैं नहीं भेजूंगा, स्किन डिपार्टमेंट में कुछ और कोई भेज देगा, मैं नहीं भेजूंगा, बेशक मैं चला जाऊँ, कोई मसला नहीं है। ऑडियो लीक का मामला लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की साहबजादी डॉक्टर अरीबा ने इल्जाम लगाया है कि MS डॉक्टर तारिक मेरे वालिद से जाती रंजिश रखते हैं, राजा बिशारत से कोई सिफारिश नहीं करवाई, वजीर कानून ने खुद नोटिस लिया, फोन करने पर उनकी शुक्रगुजार हूँ। 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। जो ऑडियो कॉल लीक आउट हुई है, जो मैंने भी सुनी है, वो मैंने यही सुना है कि वो ये कह रहे थे कि बेटियां सबकी एक जैसी होती हैं और हम पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं करेंगे, ये बात हमारे राइट में नहीं जाती। फोन इस तरह से किया गया क्योंकि पूरे शहर में, पूरे हॉस्पिटल में सब लोग, इवन जो हायर ऑफिसर्स हैं, उनको ये बात पता चली कि ये पॉलिटिकली टारगेट कर रहे हैं एक MO को। डॉक्टर तारिक नियाजी साहब ने चार्ज लेते ही उन्होंने ये बात कन्फेस की सबके सामने। ही सेड दिस कि मैं यहाँ पे जो पॉलिटिकल क्लास दिल्ली में काम कर रही थी उनके साथ नहीं चल सकता था, मैं उस पार्टी का नहीं था, वो लोग मेरी सपोर्ट नहीं थे, इस तरह से मैं कभी MS नहीं रह सका। लेकिन बात यह है कि अब मुझे जो थोड़ा बैकग्राउंड पता था वो ये था कि मुझे किसी ना किसी केस में फंसाया जा सकता है। डॉक्टर तारिक नियाजी साहब MS है, मेरे पे कोई भी चार्ज डाल सकते हैं। उनकी मेरे फादर से सियासी दुश्मनी थी, उनकी मेरे फादर के साथ कुछ पर्सनल ग्रज था जो उन्होंने अब निकाला। जैसे ही वो MS बने, उन्होंने सबसे पहला काम किया कि डॉक्टर अरीबा को उठाया और इमरजेंसी में भेज दिया। तो उसके बाद जो हालात होते हैं उसमें मेरी रिस्पेक्ट इसी में थी कि मैं खुद रेजिग्नेशन दे दूं। मुझे पता था कि मुझे ER में क्यों भेजा जा रहा है। देखिए, मैं ER में पहले काम कर चुकी, मैं पहले ऑलरेडी वहाँ 3 महीने काम कर चुकी हूँ। मुझे जो MS साहब, अरशद साबरी साहब थे, उन्होंने मुझे उठा के डिपार्टमेंट में भेजा था। वहाँ कुछ इश्यूज थे जो पॉलिटिकली रेज हो रहे थे बार बार, वहाँ कुछ ऐसे ग्रुप आ रहे थे जो पॉलिटिकली मुझे
टारगेट कर रहे थे। वहाँ फिर उधर से हमारे ग्रुप भी आ रहे थे, वो पॉलिटिकली मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे थे, ये करें वो करें। देखिए, अगर किसी वर्कर के साथ या आपके किसी एम्प्लॉय के साथ या आपके किसी जूनियर के साथ ऐसा कोई माहौल किसी डिपार्टमेंट में बनता है, उसको आप अगर थोड़ा सा फैसिलिटेट करें, तो इसमें ये आप गलत कहाँ हो रहा है? सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत ने डॉक्टर अरीबा के तबादले के मामले की ऑडियो लीक होने पर सहाफियों के सवालात का जवाब देने से इनकार कर दिया। आपको बताएं कि ऑडियो लीक के मामले पर सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत ने डॉक्टर अरीबा के तबादले के मामले की ऑडियो लीक जो हुई उस पर सहाफियों के सवालात का जवाब देने से इनकार कर दिया। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि ऑडियो लीक के मामले पर राजा बिशारत ने सहाफियों के सवालात का जवाब देने से इनकार कर दिया। इंटरनेशनल इवेंट है, इंटरनेशनल इवेंट है, रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल में डॉक्टर अरीबा अब्बासी के तबादले से मुतालिक वज़ीर कानून का एमएस को मुबैना धमकियां मिस कॉल करने के मामले पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन एमएस के खिलाफ खड़ी हो गई है और इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से। उस्मान जावेद से इस बारे में जानते हैं। उस्मान, यंग डॉक्टर्स का क्या मुतालिबा है, क्या कहना है उनका एमएस के हवाले से? जी बिल्कुल, ये जो ऑडियो टेप लीक होने का मामला है इस पर डॉक्टर्स एसोसिएशन है, ये सरापा एहतजाज हैं और इनका सिर्फ और सिर्फ एक बुनियादी मुतालबा किया जा रहा है कि सूबाई वज़ीर कानून बिशारत राजा, जिन्होंने एमएस बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल को धमकी आमेज कॉल की थी, एक तो ये माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है कि ये फौरी तौर पर माफ़ी मांगे और ओपनली माफ़ी मांगे और अपने ओहदे से स्टेप डाउन होकर माफ़ी मांगे। और 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से कि 72 घंटे के अंदर अंदर माफ़ी मांगी जाए और अगर 72 घंटे के अंदर अंदर माफ़ी नहीं मांगी जाती तो फिर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन अपने एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। इब्तदाई तौर पर ये बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और इसके बाद ये अपनी सर्विसेज भी बाइकआउट कर सकते हैं। और जो आप कह रहे थे कि ये एमएस के खिलाफ खड़े हुए हैं, एमएस के खिलाफ नहीं बल्कि एमएस के हक में खड़े हुए हैं और ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो एमएस जो कदम उठाया है वो बिल्कुल दुरुस्त कदम उठाया है और ये जो एमएस बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल है इन्होंने मेरिट के ऊपर फैसला किया है और इन्होंने किसी किस्म के अहकामात सूबाई वज़ीर कानून के मानने से इनकार कर दिया और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया उस्मान जावेद, आगाह कर रहे थे। आपको बताएंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के दरवाजे पर मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ की ऑपोजिशन लीडर से मुलाकात हुई, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी शरीक रहे। इजलास में सियासी सूरत हाल, कायमा कमेटियों, साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर और एहतसाब अदालत के मुतवक्के फैसले के बारे में तबादला ख्याल भी किया गया है। तो अहम ये मुलाकात हो रही है और आज एक बार फिर जब इजलास शुरू होगा तो देखना होगा कि इजलास किस करवट बैठता है। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो पार्लियामेंट के दरवाजे पर उन्होंने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। अपने बड़े भाई और कायद नवाज लीग नवाज शरीफ जब पहुंचे पार्लियामेंट हाउस तो शहबाज शरीफ ने उनका खुद चलकर इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मिस्र के दौरे पर हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से मिस्र के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद जकी ने मुलाकात की है। आर्मी चीफ ने चीफ ऑफ स्टाफ वजीर दिफा मोहम्मद फरीद से भी मुलाकात की। मुलाकात में दिफाई और सलामती के शोबों में ताउन पर बातचीत भी की गई है। मिस्री फौजी क़यादत ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज की कोशिशों को सराहा है। तो आपको आगाह करेंगे ये मुलाकात हुई है और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से मिस्र के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद जकी ने मुलाकात की है। आर्मी चीफ ने चीफ ऑफ स्टाफ वज़ीर दिफा मोहम्मद फरीद से भी मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात पर भी बातचीत की गई है।
उधर DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारतीय फौज की जानिब से कश्मीर में रियासती दहशत गर्दी की मजम्मत करते हुए कहा है कि LOC पर शहरी आबादी को निशाना बनाना भी काबिल मजम्मत अमल है। गैर मुसल्लह बहादुर हुर्रियत पसंदों को नहीं दबाया जा सकता, गोलियों के जरिए तहरीक आज़ादी को कुचला नहीं जा सकता। DGISPR ने मजीद कहा कि भारतीय फौज पेशा वाराना इक़दार की कद्र करे। तो आपको आगाह करेंगे, DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारतीय फौज की जानिब से कश्मीर में रियासती दहशत गर्दी की मजम्मत करते हुए कहा है कि LOC पर शहरी आबादी को निशाना बनाना भी काबिल मजम्मत है। उधर पाकिस्तान ने सजा मुकम्मल होने पर भारतीय जासूस हामिद निहाल अंसारी को रिहा कर दिया है। हामिद अंसारी को 6 साल कबल रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और दस्तावेजात में जालसाजी पर गिरफ्तार किया गया था। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हामिद अंसारी को वापस भारत भिजवा दिया जाएगा और इस सूरत हाल में आपको बताएंगे ये तमाम सूरत हाल है। वापस भेज दिया गया है कैदी को और पाकिस्तान ने सजा मुकम्मल होने पर भारतीय जासूस हामिद निहाल अंसारी को रिहा कर दिया है। और पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क अकाउंट्स और असासों के हवाले से अगर आपको बताएंगे, पाकिस्तान के बैरून मुल्क अकाउंट्स और असासों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। जी हाँ बिल्कुल अबू ज़र, अदालत ने वज़ीर आज़म की हमशीदा अलीमा खान को FBI की जानिब से मुतय्यन करदा रकम अदा करने का हुक्म दे दिया है। 2 करोड़ 94 लाख रुपए जमा कराने के बाद अलीमा खान अपील का हक इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये अहम मामला है, हुक्मनामा इस सिलसिले में जारी कर दिया गया है। पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क अकाउंट्स और असासों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हमशीरा अलीमा खान को FBI की जानिब से मुतय्यन करदा रकम अदा करने का हुक्म दे दिया है। और खबर आपको दें कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अदालत पहुंचे तो आज मूड काफ़ी खुशगवार था। ख़वातीन कारकुनान के साथ उन्होंने बातचीत की और इस मौके पर फूल भी लेकर आए उनके लिए और उन्हें खुद गुलाब के फूल भी थमाए। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज काफ़ी खुशगवार मूड में नज़र आए, गुलाब के फूल हाथों में लिए यहाँ पर मौजूद ख़वातीन कारकुनान से मिले मुस्कुराते हुए और उन्हें फूल भी दिए। साथ ही साथ जो मर्द हजरात यहाँ पर मौजूद थे उनसे भी जो है मुसाफा किया और खुश होकर मिले हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ काफ़ी दिनों बाद ऐसे मूड में नज़र आए हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं कि मालम जब्बार आज़ी केस में नैब ने क्लीन चिट दे दी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना है कि मालम जब्बार आज़ी की लीज को कोई इल्म नहीं था। नैब ने बतौर साबिक वजीर से सयाहत तलब किया था और इदारों का एहतराम करते हैं उन्होंने कहा कि नैब ने साबिक वजीर सयाहत तलब किया था और हम इदारों का एहतराम करते हैं। नैब ने मुझे नोटिस भिजवाया था कि आप इधर आ जाएं मलम जबा केस के हवाले से। तो आज प्रॉपर्ली मैं उनके दर पे हाजिरी मैंने दी है और हम इदारों के एहतराम जानते हैं। सवालनामा दिया गया? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, 3 चिट दे दिए हम ये कह सकते हैं आप? एग्जैक्ट नैब ने मुझे नोटिस भिजवाया था कि आप इधर आ जाएं मलम जबा केस के हवाले से। तो आज प्रॉपर्ली मैं उनके दर पे हाजिरी मैंने दी है और हम इदारों के एहतराम जानते हैं। सवालनामा दिया गया? नहीं। और खबर दें आपको अहम के UAE के प्रिंस सुल्तान चाचड़ा से रुझान जाते हुए ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गए हैं। प्रिंस सुल्तान शिकार के लिए पाकिस्तान आए हुए हैं और यहां पर कयाम किया हुआ है। हादसा गुज़श्ता रात पेश आया और इस हादसे में उनके ड्राइवर भी जख्मी हो गए हैं। तो आपको बताएं कि UAE के प्रिंस सुल्तान इस वक्त पाकिस्तान हैं और गुज़श्ता रात ट्रैफिक हादसा पेश आया है। प्रिंस सुल्तान चाचड़ा से रुझान जा रहे थे जब ये ट्रैफिक हादसा पेश आया है और जख्मी हो गए हैं।
आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं। अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के दरवाजे पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ के अपोजिशन लीडर से मुलाकात के बाद पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी शिरकत की है। इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे बशीर चौधरी से। बशीर, आगाह कीजिएगा इस मुलाकात और इस्तकबाल के हवाले से। कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज पार्लियामेंट हाउस आए हैं और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के चैम्बर में इस वक्त मौजूद हैं और पार्टी का एक आला सतह का इजलास जो है वो जारी है। इजलास में एक तो मुल्क की सियासी सूरत हाल, कायमा कमेटियों का मामला और इसके साथ साथ हुकूमत के साथ जो अपोजिशन के मामलात हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक के प्रोडक्शन आर्डर्स हैं, उसका जायज़ा लिया जा रहा है। पार्टी की तंजीम नौ के हवाले से जो है वो एहसन इकबाल ब्रीफिंग दे रहे हैं और नैब अदालत के मुमकिन फ़ैसले के हवाले से जो पार्टी की हिकमत अमली होगी, अगर नवाज शरीफ जेल जाते हैं तो पार्टी ने क्या करना है, तो इस सारी सूरत हाल का आज जो है वो जायज़ा लिया जा रहा है और आज के इजलास में तमाम फैसले किए जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के। आपको बताएंगे कराची से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली लड़की अभी तक बाजियाब नहीं की जा सकी। लड़की के वालिदैन का कहना है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज हुए भी काफ़ी दिन गुजर चुके, लेकिन अब तक एंजल सेसमन को बाजियाब ना करवाया जा सका। ये रिपोर्ट देखिए। कराची में डिगरोड कैंट बाजार की रिहायश की एंजिल सैमसन 8 दिसंबर से लापता है। वालिदैन का कहना है स्कूल के फंक्शन में एंजिल गई थी, वापस नहीं आई। मैं बच्ची को 2 बजे मेले पे खुद छोड़ के आया हूँ, वो स्कूल में एंटर हुई है, फिर मैं वहाँ से गया हूँ। उसके बाद वो स्कूल से पहले अपनी वालदा को मैसेज किया है उसने कि मेला ख़त्म हो गया, लेने आ गए, तो मैं 5-10 मिनट लेट हो गया और जब मैं वहाँ गया स्कूल पहुँचा तो बच्ची नहीं थी। लड़की के वालिद का कहना है कि मेरी तमाम इदारों और लोगों से अपील है कि बेटी को ढूंढने में मदद करें, ताहम अब तक कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। अभी तक तो कोई ज़्यादा पेशरफ नहीं है। वो यही कहते हैं कि जैसे उनका मोबाइल ऑन होता है तो वो ट्रेस आउट करेंगे उससे, तो मोबाइल तो ऑन ही नहीं हुआ। हम ये भी पूछ रहे हैं कि CPLC पे आप गए हैं या साइबर क्राइम पे जाएं, वो व्हाट्सएप का भी बता देते हैं कि वो ऑन होता है तो लोकेशन ट्रेस आउट हो जाती है। वालिद के रिश्तेदार राजेश भी इस वाक़े के बाद लापता है, जिसके बाद राजेश का नाम भी शक के दायरे में है, लेकिन पुलिस अब तक कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ जिले हैदर, 24 न्यूज़, कराची। तो रिपोर्ट आपने देखी है, आगे बढ़ते हैं। कराची में मुबैना तौर पर अगवा होने वाली मैट्रिक की तालिब इल्म लड़की एंजल सेप्सन का ताहाल पता नहीं चल सका है। 24 न्यूज़ ने मुबैना तौर पर अगवा होने वाली लड़की की स्कूल से निकलते हुए CCTV फुटेज भी हासिल कर ली है। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ जिले हैदर। जिले हैदर बताएगा क्या अब तक पेशरफ्त हो सकी। जी बिल्कुल, 24 न्यूज़ की स्क्रीन पे जो CCTV फुटेज चल रही है ये 8 दिसंबर की फुटेज है, जिस वक्त ये मैट्रिक की तलबा जो है उसे निकलते हुए इसको देखा जा सकता है। चादर पहनी हुई लड़की जो है स्कूल ऑफ होने के बाद जब मेला जो इवेंट हो रहा था स्कूल में वो ख़त्म हुआ है, उस वक्त ये स्कूल से निकलती है और इसको जाते हुए भी फुटेज में आया है और जिस वक्त ये ऑफ करके बाहर निकली है उस वक्त भी देखा जा सकता है कि चादर पहने हुए अपनी 2 दोस्तों के साथ, जिनके साथ 2 मासूम बच्चे भी हैं, ये अपने स्कूल से बाहर जाती है और घर की तरफ जाती है। यहाँ पे किसी भी ऐसे शख्स को नहीं देखा गया है, ना ही कोई ऐसी मशकूक गाड़ी नज़र में आई है जिसमें ये अंदाज़ा हो कि इसे किसी ने मुबैना तौर पे अगवा किया है। लेकिन क्योंकि जो FIA से डाटा निकाला गया, डाटा रिकॉर्ड निकाला गया, तो इसका एक कज़न जिसका नाम राजेश बताया जा रहा है वो दुबई से कराची आया है 7 तारीख को और 8 तारीख को ये वाक़या रोनुमा हुआ है। तफ्तीशी हुकाम का कहना यह है कि जब तक मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं होगा, मोबाइल फ़ोन के लोकेशन नहीं मिल सकेगी, जब तक कुछ कहना कबल वक्त है कि इस वक्त जो है बच्ची की पोजीशन किधर है, लड़की जो है वो इस वक्त किसके साथ है और किसने मुबैना तौर पे इसे अगवा किया था। अभी तक इस वाक़े को जो ठीक है, शुक्रिया जिले हैदर, आपने हमें आगाह किया तमाम सूरत हाल से। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, मानसरा में पुलिस लाइंस के खाली रिहायशी क्वार्टर्स में आग भड़क उठी है। जी बिल्कुल, और आग का बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी है। 2 क्वार्टर्स मुकम्मल तौर पर जल गए हैं, खाकिस्तर हो गए हैं, नुकसान पहुंचा है माली। आग की वजह है शॉर्ट सर्किट, जिसके बायस से आग लगी है। 2 क्वार्टर्स मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं। तो आपको बताएं कि बांसहरा में पुलिस लाइन के खाली रहायशी क्वार्टर्स में अचानक आग भड़क उठी और आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। 2 क्वार्टर्स इसमें मुकम्मल तौर पर जल गए हैं, सामान इसमें मौजूद था वो भी जल गया है, तो काफ़ी माली नुकसान हुआ है। मानसहरा में पुलिस लाइन के खाली रिहायशी क्वार्टर्स में आग भड़क उठी है और आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। इसी पर बात करेंगे भी, लेकिन अभी आपको बताएं, खबर शामिल कर रहे हैं और आपको बताएं
की खबर है मुल्तान से, जहां पर डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से जारी किए गए अहकामात पर जनूबी पंजाब में स्वीट्स एंड बेकर्स प्रोडक्शन यूनिट की चेकिंग की गई है। गैर महफूज तरीके से अशिया बनाने वाले 6 पॉइंट्स सरबमोहर कर दिए गए हैं। मजीद इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे से भी, लेकिन अभी आपको बताएं कि डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से जारी किए गए अहकामात पर जनूबी पंजाब में ये कार्रवाई की गई है। उधर आपको बताएं कि विहाड़ी में रेस्क्यू याद दिलाई और उसके बाद मरहम पट्टी करने के बाद इस परिंदे को आज़ाद कर दिया गया। खुली फिजा में इस परिंदे को छोड़ दिया गया है। फुटेज आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। परिंदे को डोर से आज़ाद कराने के बाद मरहम पट्टी की और फिर छोड़ दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से तुर्क वज़ीर दाखिला सुलेमान सोहेल के साथ मुलाकात हुई है। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी भी मौजूद थे। तुर्क वज़ीर दाखिला ने ओहदा संभालने पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई है। तुर्क वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी कराई है। खबर आपको दे रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से तुर्क वज़ीर दाखिला सुलेमान सोहेल की मुलाकात हुई है और इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी भी मौजूद थे। तुर्क वज़ीर दाखिला ने ओहदा संभालने पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत की गई है। तुर्क वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी इस मौके पर कराई है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बताएं कि यहाँ मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तुर्क वज़ीर दाखिला सुलेमान सोहेल के दरमियान और इसको एक अहम मुलाकात करार दिया जा रहा है। और तुर्क वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी। आपको बताएं कि चेयरपर्सन ओगरा की सरबराही में 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने गैस बहरान से मुताल्लिक रिपोर्ट मुकम्मल करके वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में भिजवा दी है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने 24 न्यूज़ की खबर की तस्दीक भी की है। ज़राए कमेटी का दावा है कि बहरान की अहम वजह ऑयल रिफाइनरीज के पास फर्नेस ऑयल का जखीरा खत्म होना था। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि चेयरपर्सन ओगरा की सरबराही में 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई है। इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस, बताइएगा रिपोर्ट में क्या हकायक सामने आए हैं? देखें, 24 न्यूज़ की ने इस खबर की निशानदेही की थी और वही चीज़ हुई जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो भिजवाई गई है वज़ीर-ए-आज़म को। ज़राए वज़ारत पेट्रोलियम हमें ये बता रहे हैं कि चूँकि ऑयल रिफाइनरीज के पास जो स्टोरेज की कैपेसिटी ना होने की वजह से ये बहरान पैदा हुआ। फर्नेस ऑयल का ज़ख़ीरा ख़त्म करने के लिए जो गैस फील्ड से प्रोडक्शन कम हुई और 4 फील्ड से जो है 22 करोड़ क्यूबिक फीट गैस जो है वो एकदम उनकी प्रोडक्शन कम हुई, जिसकी वजह से बहरान पैदा हुआ। और उसकी मेन वजह यह है कि जो PPL, OGDCL और इसके साथ जो दीगर जो कंपनीज हैं, एक्सप्लोरेशन कंपनीज, उनकी तरफ से जो गैस प्रोडक्शन थी वो कम की गई और साथ ही साथ जो कि LNG का जो जहाज़ था वो उसको मनसूख किया गया था, जिसकी वजह से गैस में जो तलब और जो डिमांड थी उसमें काफ़ी फ़र्क आया, जिसकी वजह से जो गैस सेल्स एग्रीमेंट के तहत सनतों को जो है एकदम गैस मुनक़ता कर दी गई थी। और साथ ये बताया इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो गैस जो LNG का जो जहाज़ जो कि आना था, जिसको मनसूख किया गया था, उसको दोबारा जो है मंगवाया गया है और आज वो लंगर अंदाज हो गया है पोर्ट पर और उससे जो है 3 अरब क्यूबिक फीट जो गैस है वो सिस्टम में आ रही है। लेकिन 22 करोड़ क्यूबिक फीट गैस का अचानक सिस्टम से निकल इस बहरान का बाइस बना। और ये बताया गया है कि चूंकि रिफाइनरियां जो हैं उनके पास फर्नेस ऑयल था, ज़ख़ीरा था और मजीद वो जो है फर्नेस ऑयल जो है उसकी कैपेसिटी नहीं थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो कम करनी पड़ी और तेल की प्रोडक्शन के कम होने के साथ साथ जो गैस की प्रोडक्शन जो फील्ड की है वो कम हुई, जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ। लेकिन इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट
रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वजूहात बताई गई हैं, लेकिन जिम्मेदारी किस पर डाली जा रही है इस हवाले से अभी कोई ख़ास चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन हमारे ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि जो 2 सुई कंपनीज के जो बोर्ड थे उनको तहलील करने के हवाले से अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इस गैस बुरान के हवाले से बताई जा रही है कि उसका ज़्यादातर जो जिम्मेदारी है वो रिफाइनरियों पे ही डाली जा रही है कि रिफाइनरियों में जो है जो फर्नेस ऑयल का जो ज़ख़ीरा था उसको निकालने के लिए बुरान पैदा किया गया है। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि अब जो है फर्नेस ऑयल को निकालने के लिए, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए 60,000 मैट्रिक टन का जो जहाज़ है उसमें उसको जो रिफाइनरीज को कहा गया है कि वो अपना जो फर्नेस ऑयल है वहाँ पर लेके जाएँ और उसको एक्सपोर्ट करें। लेकिन जो चीज़ जो 24 न्यूज़ ने पहले भी हाईलाइट की थी वो यही थी कि रिफाइनरियों में जो कैपेसिटी, जो स्टोरेज कैपेसिटी ना होने की वजह से जो पावर प्लांट्स हैं अब वो भी इस्तेमाल नहीं कर रहे फर्नेस ऑयल, और जो रिफाइनरियाँ हैं, जो 5 रिफाइनरियाँ हैं उनके पास फर्नेस ऑयल जो है वो बिल्कुल जो उसके जो टैंक्स थे वो फुल हो चुके हैं और अब मज़ीद जो है रिफाइन नहीं किया जा रहा। और रिफाइन ना होने की वजह से जो प्रोडक्शन, जो फील्ड्स थी, जो 4 फील्ड्स थी उनमें से जो तेल और गैस की जो प्रोडक्शन जो होती थी उसको मिनिमाइज़ किया गया, जिसकी वजह से गैस की भी जो है शॉर्टेज देखने को मिली। और स्विस सदर्न और नॉर्दर्न के सिस्टम में 22 करोड़ क्यूबिक फीट की जो गैस की जो अचानक जो कमी थी वो इस गैस बहरान का जो है का बायस बनी। लेकिन अब फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ये बता दिया गया है कि अब दोनों सुई गैस कंपनियों की जो डिमांड है वो जो है पूरी कर दी गई। आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची में वाटर बोर्ड ने सुल्तानाबाद के इलाके में गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट पर कार्रवाई करके पानी चोरी का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया है। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक शादी हॉल्स की आड़ में लाखों गैलन पानी रोजाना की बुनियाद पर चोरी किया जाता था। कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में पाइप, मोटर्स और मशीनें कब्जे में ले ली गई हैं। आपको हम खबर दे रहे हैं, गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स के हवाले से कार्रवाई की गई है। पानी चोरी का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया गया है। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक शादी हॉल्स की आड़ में लाखों गैलन पानी रोजाना की बुनियाद पर चोरी किया जाता था। हम यहाँ आपको बताएं कि तुर्क वजारत खारजा का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से टेलीफोन पर बातचीत हुई है, जिस दौरान अमरीकी सदर ने यकीन दहानी कराई है कि अमरीका तुर्क जुला वतन रहनुमा फतहुल्लाह गुलेन को तुर्की के हवाले कर देगा, जिसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। फतहुल्लाह गुलेन पर तुर्की की जानिब से 2016 में होने वाली तुर्क बगावत का इल्ज़ाम है और वो अमरीका में जुला वतनी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ख़बर आपको ये भी दें कि सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की कत्ल से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि केस की शफ़ाफ और काबिल एतमाद तहकीकात होनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि सऊदी कौंसल खाने में कत्ल के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे तक लाना लाजमी है। हालात का जायज़ा ले रहे हैं। अहम पेशरफ्त और अहम बयान सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि केस की शफ़ाफ और काबिल एतमाद तहकीकात लाजमी होनी चाहिए। और आपको लाहौर ले चलेंगे, जहां पर कमर जमान कायरा पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि इस मुल्क में कितनी कीमती जानों के नजराने दे के, कितना कीमती खून बहा के इस मुल्क में जल जो है ये शुरू हुआ है। इसीलिए उसे तो इस बात का एहसास नहीं है। वो आए रोज़ कहते हैं कि ये कहते हैं जमहूरियत को खदशा है, हम खतरा नहीं होने देंगे। हमें इस बात का एहसास है कि जब जमहूरियत डीरेल हो जाती है तो उसकी बहाली के लिए क्या करना पड़ता है और कितनी कीमती नजराने देने पड़ते हैं, कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। सिर्फ क़यादतों का नहीं, कारकुनों का, सिर्फ अफराद का नहीं, कुंबों और ख़ानदानों की कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी के कारकुन एक बड़ी तादाद में अपनी कायद के इस दिन के मौके पे बड़ी खुदाबख्श में उन पे मिज़ार पे हाज़िर होंगे। और आजकल मुल्क में जो सूरत हाल जारी है, पहले हम पिछली हुकूमत के एक ब्रिगेड को जीजी ब्रिगेड कहते थे, आजकल इस हुकूमत ने भी रख लिया
ये एक रस्म हो चली है कि हुकूमत के ऊपर हर बात जो की जाती है उसका जवाब गालियों की सूरत में दिया जाता है। हाँ, ये भी बात दुरुस्त है, वो ब्रिगेड की बजाय अब कोर बनती जा रही है। सवाल ये है, हम बार बार कह चुके कि इस हुकूमत को जिस तरह भी लाया गया, हमने इनके लिए 100 दिन की तकरीबात या 100 दिन का कोई हदफ मुकर्रर नहीं किया था। ना अपोजिशन ने, ना मीडिया ने, ना किसी और ने, इन्होंने खुद मुकर्रर किया था। और आज जब अपोजिशन या हुकूमत या मीडिया सवाल कर रहा है 100 दिन की कारकर्दगी पे, जो बुरी तरह नाकामी पे मुंतज है, खारजा पॉलिसी हो, इकॉनमी हो, महंगाई हो, इनके दावे हो, जनूबी पंजाब का सूबा हो, वो हर मामले में फेल हुए हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि आप फेल हुए हैं, तो ताना ये है कि जी 30-30 साल हुकूमत में रहने वाले हमसे पूछते हैं। पहले तो मैंने बहुत दफ़ा पूछा है कि इनसे पूछ लें ये 30 किस तरह गिनते हैं, इनकी गिनती बड़ी उल्टी है। पीपल्स पार्टी तो भुट्टो साहब से लेके आज तक मरकजी हुकूमत में शायद कोई 15 साल नहीं बनते टोटल, 15 साल नहीं बनते टोटल। तो ये 30 साल किसको गिन रहे हैं? अगर हमारी सूबाई हुकूमतों को शामिल करके बना रहे हैं तो फिर तो खान साहब आप भी को 5.25 साल से हुक्मरान हैं आपके अपने कुलिये के तहत, तो आप भी अपना हिसाब दे दीजिए। हमारा हिसाब तो तारीख ने भी लिया है, हम आवाम को भी दे रहे हैं, आप भी देख लीजिए। लेकिन आपका तो अपना हिसाब है, आपने अपने आदाब मुकर्रर किए थे जिसमें आप फेल हुए हैं। और आज एक ही बात है, हमारी क़यादत के खिलाफ इन्वेस्टिगेशनें शुरू हुई है, हमने कभी उसके लिए कोई रिलीफ नहीं मांगा। हम कह रहे हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं बुनियादी तौर पे उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पीपल्स पार्टी से तो आज से 15, 20, 30 साल पहले के हिसाब भी पूछे जा रहे हैं, हम देंगे। लेकिन जो आपके अपने साथी हैं, जो आपके अपने वज़रा हैं, जो आपके हुकूमत के मेन 100 लोग हैं, उनके ऊपर जो आपके इत्तेहादियों के ऊपर इल्ज़ाम है, उनकी इन्वेस्टिगेशनें जारी हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर लोगों को गिरफ्तार ही करना है तो फिर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? क्या हुकूमत के वज़रा पे इन्वेस्टिगेशंस नहीं है? वज़रा आला पे नहीं है? स्पीकर साहब पंजाब असम्बली पे नहीं है? उनके ख़ानदान पे नहीं है? तो फिर आज उनको क्यों सहूलतें दी जा रही हैं? उनको सिर्फ पूछा जा रहा है। इसी बात पे आज अपोजिशन सरापा एहतजाज है। और जरदारी साहब ने पिछले दिनों जो बातें की उस पर बहुत बहस छेड़ी गई कि जी उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं, उन्होंने बड़ा इस पर एक बड़ा भूचाल सा आया है। हमारा सवाल ये है कि आसिफ जरदारी साहब ने कौन सी गलत बात की है? अगर उन्होंने कहा है कि इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने दें, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने दें और उसके नतीजे में अवाम के मैंडेट के साथ हुकूमत आती है तो उसको आने दें, तो बेहतरी का निज़ाम होगा। तो किसी को शक है कि इलेक्शन मैनेज हुए हैं? सारी जमातें कह रही हैं, मीडिया कह रहा है, हुकूमत के वो लोग जो सीटें हार गए वो भी कह रहे हैं। और हमें सीखना चाहिए। अगर जरदारी साहब कह रहे हैं कि माजी से सीखें तो हमें सीखना चाहिए ना। सियासतदानों पे तो इल्ज़ाम है कि सियासी हुकूमतें हमेशा करप्शन हो जाती है, मुआशरा ख़राब हो जाता है, पता नहीं अकरबा परवरी हो जाती है। तो जो मार्शल लॉ की हुकूमतें रही हैं उसमें कौन से दूध और शहद की नहरें बही हैं? एक में मुल्क टूटा है, दूसरे में मुल्क अंदरूनी तौर पे बर्बाद हुआ है, इकोनॉमी में बर्बाद हुआ है, सोसाइटल फाइबर बर्बाद हुआ है। हमें बताएं तो सही। हमने जुडिशल एक्टिविज्म भी बहुत देख लिया, इफ्तिखार चौधरी साहब का भी देख लिया, मौजूदा भी देख लिया। क्या इससे मुल्क में सारा इंसाफ हो गया? क्या मसले का हल निकल आया? क्या एक इदारा चीफ जस्टिस साहब अगर ये समझे कि वो सो मोटो के जरिए पूरे मुल्क को चला लेंगे तो क्या ये हो पाएगा? नहीं होगा ये। और अगर हम ये कह रहे हैं
कि आप अपने इख्तियारात को आइन के दायरे के अंदर इस्तेमाल करें, लिमिट्स के अंदर इस्तेमाल करें, रिस्ट्रेंट्स के साथ इस्तेमाल करें, इंग्रेस ना करें अपने इख्तियारात से। ये नहीं है ट्राइकोटमी ऑफ पावर। अगर हम कह रहे हैं आइन के अंदर दिए गए तरीकाकार के मुताबिक रहें, तो कौन सा जुर्म कर रहे हैं? यही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार कहती रही है और आज भी हम कह रहे हैं कि भाई इस मुल्क का फैसला जब तक पाकिस्तान के अवाम आजादाना राय से नहीं करेंगे। क्या दुनिया में आज बरतानिया में हंगामा नहीं है? वहां ब्रेक्सिट पे बड़ी लड़ाई है, तो क्या इंटरवेंशन हो गई? क्या वहां की एजेंसियां, वहां की सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर रही है? सीखने का अमल चलने दें, प्रोसेस को मिच्योर होने दें। अगर ये इलेक्शन, जरदारी साहब कहते हैं कि इलेक्शन ठीक हो जाता तो लड़ झगड़ के कोई हुकूमत बनती ना। जिनका काम है उनको करने दें, और जिनका काम नहीं है अगर वो करेंगे तो हम यही कह रहे हैं ना भाई, सियासतदान को तो गाली देते हो, आप भी तो देखो क्या बाकी इदारे जो थे जब वो हुकूमतों में रहे तो आपने पाकिस्तान का कौन सा इस्तेकाम ले आया आप? इसका मतलब इस इदारों को बुरा भला कहना नहीं है, इदारों से टकराव नहीं है। हाँ, अगर हम ये कहते हैं कि अदलिया के पास 8 लाख केस पेंडिंग पड़ा है तो उसका मतलब अदलिया को इख्तियार को चैलेंज करना नहीं है। हमें एहतराम है अदालत का, लेकिन अदालत तो एग्जेक्टिव का हिसाब पूछ लेती है, उस पर तो सुओ मोटो ले लेती है। अदालत के काम जो अदालत ने करने हैं अगर वो पेंडिंग है तो उस पर कौन पेंडिंग सुओ मोटो ले? उसके लिए हम आपसे ही गुजारिश करेंगे ना, अदालत से गुजारिश करेंगे कि हुजूर अपनी तरफ भी गौर कर लीजिए। और मतलब पिछले दिनों 15 दिन के लिए गुजरांवाला में, सरगोदा में, फैसलाबाद में अदालतें बंद रहीं। पूरे इंतजामी स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन 1 महीने तो वो मुअत्तल रहा। तो हम यही बार बार गुजारिश करते रहे कि हुजूर ये आपकी नजर तवज्जो चाहता है, तो इसमें कौन सा हम गुनाह कर बैठे हैं? हाँ, ये बात दुरुस्त है, किसी भी शख्स को, खा वो इलेक्टेड वजीर आजम हो, खा वो चीफ जस्टिस हो, खा वो आर्मी चीफ हो, खा कोई भी बंदा हो, अगर किसी फर्द को यह गुमान गुजर जाए कि मैं ही इस मुल्क का मसीहा बन गया हूं और बाकी सारे नहीं, तो वो यकीनन गलती पे है, यकीनन गलती पे है। इसलिए कि किसी एक फर्द से मुआशरे दुरुस्त नहीं होते। हर इदारे ने बैलेंस ग्रोथ करनी है, और ये हमारा गुजारिश है भाई। पीपल्स पार्टी का कसूर यही है। अगर हम कहते हैं कि हमें 18वीं तरमीम की सजा दी जा रही है तो कौन सा गलत कहते हैं? आज भी वो जरा जो है वो 18वीं तरमीम के दरपे हैं कि अगर आइन ना रहा तो ये मुल्क खुदा न खास्ता नहीं रहेगा। हमने बड़ी मुश्किल से सबको राजी करके इसके फाइबर को दुरुस्त किया है, रोज इसके दर पे बैठ जाते हैं, रोज इसको गालियां देना शुरू कर देते हैं। हम कह रहे हैं हजूर वाला कि जो सियासतदानों का काम है वो सियासतदानों को करने दीजिए, एहतसाब का काम एहतसाब वालों को करने दीजिए, दिफा का काम दिफा वाले करें, इंसाफ का काम इंसाफ वाले करें, तभी इस मुल्क ने ठीक होना है। अगर सियासतदानों में बड़े कमाल के लोग भी हैं, मुझे ऐसे कमजोर लोग भी होंगे, तो कौन सा इदारा है जो कहता है मैं खुदा के बेटे लिए बैठा हूं? कौन सा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो कहता है कि हमारे अंदर गलतियां नहीं है किसी को क्लेम? तो फिर दूसरों को बुरा कहना बड़ा आसान है। तो जरदारी साहब ने उन चीजों की निशानदेही की है, और यही वो कह रहे हैं बार बार कि हमें अपने अपने स्फीयर में काम करने की जरूरत है। बैलेंस्ड ग्रोथ, बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो ही एक सेहतमंद मुआशरा बनाएगा। हमें कोई घबराहट नहीं है, हमें कोई गुस्सा नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो ने भी यही गुनाह किया था कि वो कहते थे अपने अपने हदूद में रह के काम करें, उनको सजा मिल गई। बीबी शहीद का भी यही कसूर था, वो कंप्रोमाइज नहीं करती थी, वो कहती थी सारे इदारों को अपने अपने हदूद में रहना होगा। नहीं रहे तो देख लिया, मुल्क का हालात भी देख लिए और उनको भी शहीद कर दिया गया। जरदारी साहब का भी यही कसूर है, बिलावल भुट्टो साहब का भी यही कसूर है, पीपल्स पार्टी के कारकुनों का भी यही कसूर है। और भाई ये कसूर हम करते रहेंगे, इसलिए कि ये पाकिस्तान के आगे बढ़ने की, पाकिस्तान के कंसोलिडेट होने की वाहिद कलीद है और कोई तरीका नहीं है।
हम जुडिशियल एक्टिविज्म देख चुके, हम मार्शल आर्ट देख चुके, हम आपकी बनाई हुई गमलों में उगाए हुए लीडर देख चुके। अब खुदा के लिए सिस्टम को चलने दीजिए, अदालतें आज़ादाना इंसाफ करें, सबको इंसाफ दें और सस्ता इंसाफ लोगों के डोर स्टेप पे पहुंचाएं। अगर हम ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब आप जाके अगर पावर हाउसेस के मुआयने